हे माय ऑल ब्यूटीफुल हेड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए विलन कैन बी लवर की नेक्स्ट पार्ट लेके। आई होप सो आपको ये वाली स्टोरी अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ओके, सो आज मैंने डिसाइड करके रखा है कि इस वीडियो में मैं कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं दूँगी, क्योंकि मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ अब बचा ही नहीं है कि मैं क्यों अपलोड नहीं कर रही हूँ रेगुलरली। मुझे खुद नहीं पता मैं क्यों कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ मैं रिकॉर्ड करूँ, बट मुझसे हो ही नहीं रहा है। मैं जब भी रिकॉर्ड करने बैठती हूँ मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ। मेरे पास वर्ड्स लाइक मिलती नहीं कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, क्या शब्द बोलूँ। इसी कारण, फ्रस्ट्रेशन के कारण मैं पिछले 3 दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी। रिकॉर्ड तक मैंने नहीं किया। आज बहुत मुश्किलों से मैंने बैठा। आई डोंट नो हो पाएगा या नहीं, बट मैं कोशिश करूँगी पूरा स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए। और जो वन शॉट है उसको ऑलमोस्ट मैंने 51 मिनट्स रिकॉर्ड किया था, बट उसके बाद मैं उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। क्यों नहीं कर पा रही हूँ नहीं पता। जो भी हो, मैं बहुत फ्रस्ट्रेशन में हूँ। वो सब साइड में हटाते हैं, चलो रिकॉर्ड करते हैं। आसमान में आज बहुत ज़्यादा ही बादल है, जिसके कारण चांद अब दिखाई नहीं दे रहा है। घड़ी में कितना बज रहा है वो इनको नहीं पता, 12 या फिर उससे ज़्यादा। और जगह पे जैसे कि वो कुछ टाइम पहले जो यूएसए में गई थी, उस टाइम वहाँ पे 12 मतलब बहुत गहरी रात। पर इटली में 12 मतलब शाम ही है। लाइक ऐसे ही है, 12 बजे भी लोग यहाँ वहाँ पता नहीं कहाँ चलता है। जो भी हो, वहीं बिस्तर पर लेटा हुआ है, आंखों में उसका नींद नहीं है, वही इस साइड टू साइड हो रहा है। पर डर के मारे वो आज खाया भी नहीं है। डर उस दो गहरी आंखों की डर। विंग जो बार बार जोर से सांस ले रहा था, वो आंखें बंद नहीं कर पा रहे। जब भी आंखें बंद करे, लहान वांग जी उस माफिया की वो दोनों आंखें उसके आंखों के सामने आ रहा है। उसका पूरा बॉडी शिवर कर रहा है। वो मन में सोच रहा था, वो इंसान इतना गुस्से में क्यों था। हाँ, मैंने ऐसा क्या किया, मेरे को नहीं पता। तभी दरवाजे पर ठक ठक की शोर हुआ। विंग तुरंत उठ के बैठा। वो जल्दी में अपने फ़ोन को ढूंढ रहा था। हाँ, फ़ोन उठाई, तकबीर ने कोई मैसेज किया या नहीं। फ़ोन देखते देखते वो दरवाजे के पास गई। वो अपनी स्लाइवा को निगला, फ़ोन की तरफ जो मैसेज आया है उसकी तरफ देखा। उनको लगा कि तकबीर आया है। हाँ, अब इस टाइम पे तकबीर को ही आना चाहिए, बट तकबीर ने बोला था जब तक मैं मैसेज ना करूँ तब तक दरवाज़ा मत खोलना। वहीं धीरे से दरवाज़ा खोला, बट सामने जो इंसान खड़ा है वो देख के विंग का पूरा बॉडी शेक करके उठा। हाँ, वो धड़ाम से दरवाज़ा बंद करने की कोशिश किया, पर लान वांग जी इतनी आसानी से वो विंग को लगाने देगा दरवाज़ा। इसीलिए तो वो एक हाथ से दरवाजे को पकड़ लिया। विंग अपनी पूरे फोर्स लगा के दरवाज़ा बंद करने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी के आगे वो नहीं टिक पा रहा था। विंग दरवाजे को ऐसे ही ढक के वो दौड़ लगाई आपके रूम की तरफ, जैसे कि वो रूम में बंद हो जाएगा तो ये इंसान उसे पकड़ नहीं पाएगा। बट इस बार भी वो वांग जी के आगे हार गई। विंग दौड़ लगाई और वांग जी उसके हाथों को पकड़ा, उसे एकदम खींचा, एकदम अपने पास, और उसकी कमर को बहुत स्ट्रांगली पकड़ा। वो विंग की बॉडी कब रहा था। वो चिल्ला के बोला, फिर से आप आ गए। हाँ, आपकी इस अभिशाप वाले शक्ल को लेके मेरी जिंदगी को नरक बनाने के आप आ गए हो। पंछी की वॉइस एकदम ठंडा था, जैसे सुनामी आने से पहले वो गहरी समंदर एकदम शांत जैसा हो जाता है। ठीक उसी तरीके से कुछ टाइम पहले जिस आंखों में गुस्सा था, अब वो आंखें इतनी ठंडी है, कोई देख के बोल ही नहीं सकता। मेरे साथ धोखा? हाँ साला, क्या लगा था मेरे साथ धोखा करोगे और बच जाओगे? हाँ पागल इंसान। विंग जो समझा नहीं, वो बोला मतलब मैं समझाऊंगी ना, अभी तक तुम मुझे पहचाना ही नहीं। हाँ, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हूं ना, मैं अपने आप को पहचानवा दूंगा। हाँ, पर बहुत तकलीफ के साथ। लास्ट बात में धमकी था। वही जो समझ पा रहा था। वांग जी उसके हाथों को पकड़ा, उसको खींचते हुए दरवाजे के साथ दरवाजे की तरफ लेके जा रहा था। हुई जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वांग जी उसे खींचते हुए लेके जा रहा था। वही छूटने की कोशिश कर रहा है। हाँ, वो चिल्ला रहा है, बट वांग जी सुने तब ना। वो लंबी लंबी कदम लेते हुए आगे की तरफ जा रहा था। फेस पे अभी भी मास्क है, उस मास्क के अंदर से डेविल सा स्माइल कर रहा है।
हाँ, विंग जो 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 घबरा था, बोला प्लीज मुझे 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 छोड़ दीजिए। बट सडनली वांगजी ने उसे छोड़ दिया। विंग शॉक्ड एंड 2-3 कदम पीछे चला गया और वो कुछ बोलता उससे पहले ही वांगजी अपनी गन को बाहर निकाला और ठीक विंग के सामने रखा। लाइक विंग जो एकदम कांप उठा, क्या क्या ये इंसान उसे मार देगा। वांगजी उस गन को साइड घुमाई। विंग तुरंत उस गन की तरफ देखा और पीछे देखा और वो एकदम एकदम सीधा खराब हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गई जो टपक के उसके गालों से गिरा। अब मजबूर होके वो आगे कदम बढ़ाई और उसकी आगे कदम बढ़ाते ही वांगजी ने एकदम से उसकी कमर को खींचा एंड तम उसे अपने करीब खींचा। हाँ, विंग अब वांगजी की बॉडी से आती हुई वो स्मेल वो महसूस कर पा रहा था। विंग को ना ऐसा लगता है कि ये इंसान की स्मेल कभी कभी इस इंसान के गुस्से को, इस इंसान की नफरत को या फिर इस इंसान के मूड को समझाता है। विंग को वो नहीं पता क्यों, बट विंग को ऐसा फील होता है। उसकी सांस अटका रहा था। वो भागना चाहता है, दूर जाना चाहता है, बट नहीं, कुछ नहीं हो पा रहा है। वांगजी उसके हाथों को पकड़ा और उसे लेते हुए आगे जा रहा था। और विंग उस पहले दिन की तरह जब कॉन्टेक्ट किया था और वांगजी उसको लेके चला गया, ठीक आज भी वांगजी उसे कहाँ लेके जा रहा है विंग को नहीं पता, बट वो एक पुतले की तरह वांगजी के साथ जा रहा है। वांगजी के मुंह पे मास्क था, बट उस होटल के हर एक स्टाफ वांगजी को जानता है। क्यों नहीं जानेगा? इस माफिया जो इस जगह को, इटली की हर एक बच्चे भी अब इस माफिया को जानता होगा। हाँ, सब वांगजी को देख रहा था और वांगजी के पीछे या फिर वांगजी के साथ जो इंसान आ रहा था उन लोगों को देख रहा था, उस इंसान को देख रहा था। सबको समझ आ गई कुछ तो बड़ा हुआ है, बट कोई आगे नहीं आ रहा था। क्यों आएगा भाई? सबको अपनी जिंदगी बचाना तो है। इस इंसान के सामने जाए और उसके बाद अपनी जिंदगी खत्म। विंग जब रो नहीं रहा है, उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा है, बस पुतले की तरह आगे के चलते हुए जा रहा था। वांगजी उसे लेके पार्किंग एरिया में चला गया जहाँ पे कोई गार्ड्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था। वहाँ पे एक बाइक रखा हुआ था ब्लैक कलर की। वांगजी धीरे धीरे वहाँ पे जाने लगा। विंग अब उसके अंदर एक अजीब सा फील हो रहा था। एकदम वांगजी बाइक के सामने गई, हेलमेट को उठाई एंड विंग की तरफ देखा और विंग के पास आई और उसे हेलमेट पहनाने लगा। विंग अभी तक वांगजी की फेस नहीं देखा था क्योंकि उसके फेस पे मास्क लगाया हुआ था। विंग देखा, बोला कहाँ जा रहे हैं हम? वांगजी एकदम चुप। विंग फिर से बोला कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे और क्यों लेके जा रहे हैं? किस कहने? तुम्हें खाने? तुरंत 2 कदम पीछे गई और हेलमेट को खोल एकदम उतार दिया और नीचे फेंका और वो तुरंत अपने आप को जकड़ के वो नीचे बैठ गई। वांगजी जो विंग को देखा उसका दिमाग खराब होने लगा। हाँ, अब बस बाकी है कंट्रोल से बाहर जाना और उसके बाद जो होगा वो तो विंग ही झेलेगा। जो भी हो, वांगजी तुरंत अपनी मास्क को खोला और एकदम से विंग के पास गया। उसके आंखों में गुस्सा है, वो तुरंत गन को बाहर निकाला और विंग के सर में रखा। विंग सर को ऊपर करके वांगजी की तरफ देखा। उसका दिल थक करके उठा। हाँ, उसे डर लग रहा था। तभी उसे याद आई तदबीर ने उसे एक बार क्या बोला था। विंग, एक बात याद रखना, जो डर दिखाता है वो चाहता है तुम्हारे अंदर डर पैदा करना। जिनको तुम्हें तकलीफ पहुंचाना है ना, वो कभी भी टाइम बर्बाद नहीं करेगा, सीधा अटैक करेगा। बट जो तुम्हारे अंदर डर पैदा करना चाहेगा वो बार बार तुम्हें धमकाएगा, तुम्हें उस चीज़ को लेकर डर दिखाएगा जिससे तुम डर जाओ। कौन सा धमकी है और कौन सा होशियारी है तुम्हें पहचानना होगा। चाहे कितनी भी गलत सिचुएशन आ जाए, अपनी दिमाग को शांत करना और कदम सोच समझ के डालना। समझ में आई? सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करना। जब भी तकबीर की ये बात उनको याद आई, उसके अंदर हिम्मत आई और इस बार वो वांगजी की आंखों की तरफ देखा सीधा। वांगजी हंसा। हाँ, वह हंसा। उसे भी समझ आई कि विंग
शायद अब नहीं डरेगा, या फिर डर रहा है, उसे नहीं दिखाना चाहता। वेल, वहीं के मुताबिक अगर वांगजी को उसे मारना ही था तो वांगजी टाइम तो बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करता। वो किसी भी टाइम वहीं को मार सकता है, इतना एबिलिटी तो है ही वांगजी के पास। बट वांगजी उसे मारा नहीं, बार बार मौका मिलते हुए भी उसे मारा नहीं। वांगजी गन को हटाई, फिर से अपनी जैकेट के पीछे रखा और हेलमेट को उठा के विंग के सामने दिया। इस बार विंग चुपचाप हेलमेट को लिया, बट उसे पता ही नहीं है ये वो कैसे पहने, उसको समझ नहीं आ रहा था। वो घुमा फिरा के देख रहा था और वांगजी को गुस्सा आ रहा था। उसे टाइम बर्बाद करना लिटरली नहीं पसंद। वांगजी एक लंबा सा ब्रीथ लिया, तुरंत विंग के पास आई, उसकी कमर को पकड़ा, उसे एकदम खींचा, हाँ, और वो उस हेलमेट को उठाई। अगेन वो हेलमेट को विंग को पहनाने लगा। वांगजी की टच या फिर उसके हाथ जब उनके फेस की तरफ लग रहा था, उनका पूरा बॉडी शिवर करके उठा। हर बार ऐसा क्यों होता है? हाँ, क्यों? उसे इस चीज से नफरत है, नफरत। ओह माय गॉड, हे डार्लिंग, तुम कब से मेरी टचेस को एंजॉय करने लगे हो? विंग, जब अपने दांत को खींचते अपनी गुस्से को कंट्रोल किया, बोला एकदम भी बकवास मत करना जानवर। अंजी ने बोला, हाँ, बकवास कब किया? हाँ बताओ, मज़ा आ रहा है मेरी टचेस को? तो फिर रूम में चलो और भी गहरी तरीके से टच करूँगा। आई प्रॉमिस, इतनी मज़ा दिलाऊंगा कि तुम मुझे भूल ही नहीं सकोगे, दर्द नहीं दूंगी। विंग वांगजी की तरफ देखकर बोला, आपको क्या मज़ा आता है मुझे तकलीफ देके? दैट्स सीक्रेट, अगर बोल दिया ना तो वो पूरे दुनिया की अल्फाई जानवर बन जाएगा, ठीक मेरी ही तरह। आप एक नंबर की हैवान हो। अच्छा, और अब एक जानवर। विंग जब ये बोला, वांगजी बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया, वो नॉर्मल था, बट उसके फेस पे स्माइल आ रहा था जो वो इनको दिखाना नहीं चाहता। फिर से उसने देखा एंड बोला, मैं जानवर हैवन, हाँ मैं हूँ। एक्चुअली मैं बहुत गंदा से दानव हूँ, बट इंसान नहीं हूँ। वांगजी की बात सुनते ही विंग को रोना आ रहा था। वो वांगजी की तरफ देखकर बोला, अब मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं? हाँ, क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है? क्या इसके पीछे कोई कारण है, कोई सीक्रेट है? क्या किसी भी तरीके से मुझे बख्श नहीं दिया जा सकता? मैं थक गई हूँ, मुझे नहीं हो रहा है। वांगजी ने हंसा, हाँ वो हंसा, विंग की तरफ देखा एंड बोला, मैं तो इंसान ही नहीं हूँ, मैं जानवर हूँ, और जानवरों को ना इंसानों को तकलीफ देने में मज़ा आता है। मुझे भी बहुत मज़ा आता है, राइट? बहुत ज़्यादा। नफरत भरी निगाहों से वांगजी की तरफ देखा, उसके लिप्स कपकपा रहा था। उसकी तरफ देखा, बोला, मेरी नज़र में अगर आप देखेंगे ना तो आपको दिखाई देगा मैं आपको कितना नफरत करती हूँ। अगर किसी की नफरत की आग में कोई इंसान को जला सकते थे ना, तो मेरी नफरत के आगे अब जल के राख हो जाते। वांगजी तो तुरंत विंग के ऊपर टूट पड़ा, सीधा गया, उसकी गले को एकदम कस के पकड़ा। विंग सांस नहीं ले पा रहा था। वो वांगजी को दूर हटाने की कोशिश कर रहा था, बट वांगजी छोड़े तब बोलना, उसी जगह पे वो विंग की तरफ देखा और गुस्से में बोला, मुझे नफरत करना? हाँ, मुझे नफरत करेगी तू, हर सेकंड, हर लम्हा, हर टाइम तू नफरत करेगी। मैं इस नफरत भरी निगाहों से तू सिर्फ मुझे देखेगी, और ये अधिकार सिर्फ मेरा है, और मैं इस अधिकार को किसी को नहीं दूंगी, कभी भी नहीं दूंगी। समझ में आई? तेरा प्यार मुझे नहीं चाहिए, किसी की प्यार इस लॉन वांगजी को भी चाहिए नहीं, पर तेरा नफरत मुझे देखना है। अगर कभी भी तेरी आंखों से मेरे लिए नफरत कम हुई, आई स्वेर मैं मार दूंगी, या फिर मैं ऐसे और भी काम करूंगी जैसे तू मुझे नफरत करे। समझ में आई? मुझे नफरत करना। तो इसको छोड़ दिया, वही लंबी ब्रेक लेने लगा। वांगजी बाइक के पास गया, बाइक में बैठा और बहुत जोर से हॉर्न बजाने लगा। वही अब और कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता। वो अपनी उस हालत में भाई के पास गई, उसका वॉइस कब रहा था। उसने बोला, ऐसे आप बिना घट के, आपके तो दुश्मनों की कमी नहीं है। वांगजी अपनी रफ वॉइस में बोला, किंग अगर खाली पैर भी उतर आए ना तो वो किंग ही रहेगा। समझ में आई? क्योंकि किंग पहचाना जाता है उसकी ऑरे से, उतना ही काफ़ी है।
मैं कहीं पे भी पहुंच जाऊँ, ये जगह, ये शहर मेरा है, चाहे मेरे साथ कोई गार्ड हो या ना हो, यहाँ की किंग मैं हूँ। वांग जी विंग को देखा। विंग जो बाइक की तरफ देख रहा था, वांग जी की याद आई। विंग को बाइक पर बैठना, बाइक में घूमना, इस सारी चीज़ों के बारे में उतना आइडिया नहीं होगा। कैसे होगा? बंदी जो था, हाँ, ये लड़का हमेशा बंदी ही होता है, इसके जगह उसके जगह उसके जगह, शायद पैदा ही इसी कारण हुआ है, लोगों की गुलामी करने के लिए। मे भी, जो भी हो, वांग जी नीचे उतर आई, फिर से विंग को बाइक पे बिठाई और जाके वो बैठा। विंग जब वांग जी बैठा तो वो दूर हट गई। वांग जी देखा बट कुछ बोला नहीं। वो स्टार्ट किया एंड विंग एकदम जगह वांग जी की बॉडी के ऊपर, उसकी बैक के ऊपर गिरा। हेलमेट के कारण विंग ने नहीं देखा वांग जी की वो टेढ़ा स्माइल, और वो लोग होटल को क्रॉस करके आगे की तरफ जा रहा था। वांग जी की स्पीड बढ़ते जा रहा था। विंग बाइक को बहुत अच्छे से पकड़ लिया था, बट फिर भी उसे लग रहा था कि वो उड़ जाएगा या फिर गिर जाएगा। वांग जी जो कि विंग की तरफ देखा, अब उसे गुस्सा आ रहा था। वो चिल्ला के बोला, हग मी रेड, बट विंग नहीं, उसने वांग जी को हक नहीं किया। वांग जी अगर अभी ब्रेक लगाए तो विंग तो पता नहीं कहाँ पे उड़ के चला आ जाएगा, क्योंकि वांग जी को ये चीज़ पता है, इसीलिए वो विंग को चौकन्ना कर रहा था। बट ये लड़का उसकी बात सुने तब बना। अब वांग जी भी इतनी आसानी से छोड़ेगा क्या? वो धीरे धीरे बाइक की स्पीड को कम किया और जाके ब्रेक लगाई। हाँ, विंग एक रिलीफ से सांस लिया। उसे लगा कि अब वो वापस जा पाएगा। वो अब बस एक बार तकदीर को कॉल करेगा और सारी चीज़ सॉल्व हो जाएगा। बट वो मौका मिला ही नहीं। उससे पहले ही वांग जी अपनी रफ टोन में बोला, उतरो। विंग तुरंत सामने की तरफ देखा। वांग जी उसके सामने खड़ा हुआ है। विंग एकदम शिवर करके उठा। उसकी आंखों में वांग जी के लिए भी जितना भी नफरत रहे, उसका अनजाने में उसका मन उसे बोलता है, वांग जी बहुत ज़्यादा हैंडसम है। वांग जी को वाह वो ना चाहते हुए दे लेता है, जैसे अभी वो दे रहा है। वांग जी जिस तरीके से खड़ा हुआ है वो एक प्रोफेशनल बाइकर जैसा लग रहा है। इतना हॉट, हाँ, इतना हैंडसम, बट इतना हैंडसम होने के क्या फ़ायदा अगर तुम एक जानवर निकलो, एक हैवान जो किसी को भी बर्बाद करके रख दे। हम सोच रहा था तभी वांग जी ने बोला, उतारने के लिए बोला ना। वहीं तब कप उठा, वो तुरंत नीचे आ गई। वांग जी तुरंत उसे एकदम उठा लिया एंड उसे बिठाई फ्यूल टैंक के ऊपर। विंग शॉक्ड, और वांग जी जाके आगे बैठा। अब विंग उसके सामने है। वांग जी जो बाइक के हैंडल है ना, वहाँ पे हाथ रखा एंड विंग एकदम झुका। अब वो दोनों एकदम ही करीब थे और वांग जी लिटरली ऐसा लग रहा था कि विंग को हक कर लिया है। विंग जिसका पूरा बॉडी शिवर करके उठा, वो वांग जी की स्मेल को इतनी अच्छे से फील कर पा रहा था। वो थर काँप रहा था। उसकी हार्ट बीट थक कर रहा था। उसे समझ आई बहुत बड़ा कुछ होगा। उसकी आंखों में डर है, और जब बाइक की स्पीड बढ़ा, अब तो विंग ना चाहते हुए भी वांग जी को पकड़ा। और बस यही चीज़ तो उसे चाहिए था, यही चीज़ वो चाहिए था। वांग जी तुरंत हंस के टोन में बोला, आई एम वार्न यू बेबी, हग मी बैक। बट सुना नहीं मेरी बात। अब मैं लान वांग जी, कोई मेरी बात ना सुने तो मैं उंगली टेढ़ा तो करूँगा ही, और अपने काम को हासिल तो मुझे करना ही है, चाहे किसी भी तरीके से हो, किसी भी हद को क्रॉस करना पड़े। देखो, अच्छे से बोला, काम नहीं हुआ। अब कर तो रहे हो, अब मज़ा आ रहा है। हाँ, पहली बात सुन लेते तो इतना कुछ कहना नहीं पड़ता। बाइक की चलाते चलाते वांग जी पहले अपने हेलमेट को खोला और उसके बाद विंग के हेलमेट को खोल के रास्ते पे ही फेंक दिया। अब विंग के बाल उड़ रहा था। वांग जी अपनी गहरी आंखों से विंग की तरफ देखा, विंग की डरी हुई फेस की तरफ। वांग जी उसके अंदर कुछ हो रहा था। हाँ, कुछ जो आज से पहले नहीं हुआ। विंग वांग जी की तरफ देख भी नहीं रहा था। उसे डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा। वांग जी एक लंबा रोड चूज़ किया जहाँ पे लोग नहीं होंगे, सुनसान सा एक रोड,
क्योंकि वांग जी इस कंट्री की हर एक चप्पे चप्पे को जानता है। वांग जी उसी चीज़ का मौका उठाई। हाँ, इनको हद से ज़्यादा शॉक करके वांग जी विंग को फुल टैंक के ऊपर एकदम लिटा दिया। हाँ, विंग का सर जो स्पीड मीटर के ऊपर था, विंग जो शॉक था वो जब अपनी आँख को खोला तो वो देखा वो आसमान, उस हाईवे के रोड में सुनसान सा जगह पे वो तारे भरे आसमान की तरफ देखा। वो उस गहरी चांद को देखा, उस बड़ा सा चांद, उसके आगे सामने हर जगह पे छोटे छोटे तारे, अंधेरा उस जगह जहाँ पे बाइक की जो थोड़ा सा रोशनी उसे रोड दिखा जा रहा है। वहीं जब ऊपर देख रहा था, वांग जी गहरी निगाहों से वहीं को देख रहा था। आज एक अनजानी चीज़ उसे बहुत ज़्यादा खींचते जा रहा था, उसे कंट्रोल से बाहर लेके जा रहा था। वहीं आज शर्ट पहना हुआ था, इसके कारण उसे जब लिटाई वो शर्ट थोड़ा सा ऊपर आ गई। वांग जी वहीं की बेली बटन को देखा, उसी बेली को वांग जी एक हाथ वहीं के बेली के ऊपर रखा और थोड़ा सा झुकाई और तुरंत वहीं को ऊपर किया। अब वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, एक दूसरे की सांस फील कर पा रहे थे। हाँ, वहीं को क्या हुआ उसे नहीं पता। वो दोनों आज आपे में है या नहीं है वो तो उन दोनों को भी नहीं पता। वांग जी एकदम गहरी तरीके से वहीं के एकदम करीब खींचा, उसकी कमर को पकड़ा और वहीं पूरा शिवर करके उठा। और ये देख के वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ गई। हाँ, वांग जी उसी हाथ से विंग को लिप्स को टच किया एंड विंग को और भी करीब लाया, उसके सीने के पास उसे एकदम दबा लिया। अभी भी एक हाथ उसके बाइक के हैंड के ऊपर था और वो बाइक धीरे से गई दिया था। वो उस चीज़ को, उस हाईवे को और उस सिनारियो को साथ में उस इंसान को फील करना चाहता है। हाँ, वांग जी बाइक तो चला रहा है पर धीरे धीरे वो इनके नेक पे भी अपनी नोज को रफ कर रहा है, वहाँ पे किस कर रहा है, फिर से सामने की तरफ देख रहा है। वो एक साथ सब कुछ कैसे हैंडल कर रहा है वहीं समझ ही नहीं पा रहा है। धीरे से बाइक जाके रुका एक जगह पे, वो जगह कौन सा है क्या है वहीं को नहीं पता। बाइक रुकते ही विंग झटके से वांग जी से दूर हट गई। वांग जी गुस्से में विंग की तरफ देखा एंड फोन को उठाई और साइड में चला गया। विंग नीचे उतरा और उसे फील हुआ वांग जी के पूरा परफ्यूम उसके बॉडी में एकदम जकड़ लिया है। उनको अजीब लग रहा था, वो अपनी बॉडी से वो उस स्मेल को दूर करना चाहते। तुरंत वो पॉकेट से फोन को निकाला, जैसे अभी वो तकबीर को कॉल करे। उसी वक्त पता नहीं कहाँ से कौन नमूना आया एंड विंग डर गया। उसके हाथों से फोन नीचे गिरने वाला था, उस लड़के ने पकड़ा एंड आगे बढ़ाई। विंग उस इंसान की तरफ देखा एंड वो लड़का विंग को जिस तरीके से देख रहे, ऐसे सुनसान हाईवे के सामने एक ओमेगा खड़ा हुआ है, वो भी इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल जैसे कि आसमान से उतर आया है। वो लड़का विंग की तरफ देखकर बोला, आर यू इटालियन? विंग पहले तो उसे उतना समझ ही नहीं आई कि क्या बोला, क्योंकि लैंग्वेज ऑब्वियसली विंग को नहीं पता उतना अच्छा, बट जो भी हो विंग आसपास देखने लगा। वो वांग जी को ढूंढने लगा, वांग जी के साथ उसका 36 आंकड़ा हो, जो भी हो, बट ऐसे अनजानी शहर में वो बस एक ही इंसान को पहचानता है जो उसका जानी दुश्मन भी है। बट फिर भी इस टाइम पे शायद वही उसका सील है। हाँ, वो लड़का उनको घिनौनी तरीके से ऊपर से नीचे तक देख रहा था और उसके बाद बोला, हे। वहीं जो देखा उसके वो क्या बोला उसे समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत मुश्किल से बोला, रशियन। पता नहीं क्यों वही ने अपने आप को रशियन बोला, शायद वो ज़्यादा प्रीफर करता है उसकी मम्मी को साइड को रिप्रेजेंट करने में। ओह आई सी। बेचारा अपनी बात को कंप्लीट भी नहीं कर पाया था, पीछे से शिकार आ गई। अपनी शिकारी को पकाने के लिए वहीं तुरंत पीछे देखा। उसका सिक्स सेंस उसे बता दिया अब तूफान होने वाला है। वांग जी थोड़ा सा इंतजार भी नहीं किया, उस इंसान को लात मारा
और उसे नीचे फेंका और लंबी लंबी कदम लेते हुए उस इंसान के पास गई और उसकी फेस के ऊपर घूसा मारने लगा। वांगजी एकदम टूट पड़ा था हैवान की तरह। हाँ, वो पागल हो गया था। वो मारते ही जा रहा था। गुस्से में वहीं जो जल्दी से दौड़ के वहाँ पे आई, वो उस लड़के को वांगजी मार ही देगा। वो हड़बड़ा गया, वांगजी को पूछ किया, वांगजी को खींचा जैसे कि वो दूर हटा दे। वांगजी तीखी नजरों से वहीं की तरफ देखा। वहीं क्योंकि थोड़ा सा पीछे चला गया, वो फिर से सामने आने ही वाला था। वांगजी तुरंत कहाँ से एक चाकू बाहर निकला, एक छोटा सा नाइफ, और उस लड़की की तरफ देखा और उसकी आंखों में उसे एकदम गाड़ दिया। एंड कुछ ब्लड विंग के हाथों में आके लगा। विंग तुरंत पीछे चला गया। वो उसके हाथ में कांप रहा था। एंड वो लड़का उस हाईवे के बीच सड़क में दर्द के मारे चिल्ला रहा था। और वांगजी बोला चिल्ला के, इसी आंखों से देखा था ना? हाँ, इसी आंखों से देखा था। वांगजी नहीं रुका। वो फिर से दूसरी आंखों के ऊपर वार किया। वो लड़का अब और भी चिल्लाने लगा। हाँ, पर वांगजी रुके क्या तब ना? वो खड़ा हुआ, तभी उसकी नजर गया उस इंसान की हाथों के ऊपर। इसी हाथों से उनकी फोन को पकड़ा था, आगे बढ़ाया था। हाँ, इसी हाथों से ना। वो आसपास देखा, दूर उसे एक पत्थर दिखा। वो उस पत्थर को उठाई और उस लड़की की हाथों के ऊपर बहुत जोर से मारा। हाँ, एक बार दो बार नहीं, लगातार वो हमला कर रहा था पत्थर से, ब्लड से वो रोड भर गया था। वहीं आज पहली बार वांगजी की ऐसी चीज़ें देख रहा था। वो अपनी मुंह के ऊपर जोर से हाथ रखा हुआ था। वो नीचे बैठ गया था। उसकी बॉडी में कोई जान नहीं है। वो रो रहा था। वो रो रहा था, चिल्ला के रो रहा था, फूट के रो रहा था। बट वांगजी के कानों में कुछ नहीं जा रहा था, कुछ भी नहीं। जब उसे लगा कि अब वो लड़का मर गया है, वांगजी पीछे मुड़ के विंग की तरफ देखा, जो रोते जा रहा था। जब वांगजी उसकी तरफ देखा, विंग एकदम डर गया, अपने आप को एकदम जकड़ लिया। बट वांगजी अजीब तरीके से विंग की तरफ देखा एंड विंग के हाथों की तरफ इशारा किया, बोला इसी हाथों से। हाँ, इसी हाथों को आगे बढ़ाया था ना? आगे बड़ी हो गई। वांगजी उसी चाकू से विंग के हाथों के ऊपर वार किया। बेड में अपने आप को जकड़ के बैठा हुआ है, आंखों से कंटिन्यूसली आंसू निकल रहा है। उस बड़े से खिड़की से वो बाहर देख रहा है। कोई शब्द उसके मुंह से नहीं निकल रहा है। तकबीर दरवाजे पे नॉक किया। विंग सामने की तरफ देखा। तकबीर धीरे से विंग के सामने आई, विंग की तरफ देखा और उसकी उस जख्मी हाथों की तरफ जैसे अभी भी ब्लड निकल रहा था। बैंडेज क्यों नहीं किया विंग चुप। उसके लिए हर रोज ये जीने का फाइट करते वो थक गया है। तकबीर गंभीर था, धीरे से विंग के साइड में बैठा, बहुत ध्यान से विंग के हाथों को उठाई, उस जगह पे देखा, अपनी आंखों को बंद किया। वो जब इस रूम में आई थी तो वो फर्स्ट एड बॉक्स लेके आया था। वहाँ से एंटीसेप्टिक सब कुछ बाहर निकाला, विंग के ब्लड को क्लीन किया और बैंडेज करने लगा। कितना अजीब है ना, एक जख्म देता है और दूसरा उसे ठीक करने की कोशिश करता है। विंग जब ये बोला तभी ने कुछ नहीं किया, वो पूरा ध्यान बस बैंडेज करने पे लगा दिया। विंग का ध्यान ही नहीं है। उसे जब टप उसके हाथ में कुछ खींचने जैसा फील हुआ, वो तुरंत सामने की तरफ देखा, तकबीर की तरफ। वो शॉक, वो तकबीर की तरफ देखा, बोला सेवियर अब रो रहे हैं। विंग शॉकिंगली ये क्वेश्चन किया। तकबीर सर को ऊपर किया, विंग की तरफ देखकर बोला, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हूँ स्नाई, पर जब भी बात तुम्हारी होती है मैं टूट के बिखर जाती हूँ। अब विंग अपने आप को रोक नहीं पाई, वो फूट के रोने लगा। विंग को इस तरीके से रोती हुई देख के तकबीर तो तुरंत हड़बड़ा गया, विंग की तरफ देखकर बोला, I'm sorry विंग, मैं बार तुम्हें सेफ्टी नहीं दे पाती हूँ, मैं बार तुम्हें तकलीफ दे देती हूँ, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपरली नहीं कर पा रही हूँ। विंग रो रहा, रोते बोला,
अब हर बार कहाँ चले जाते हैं ज़ेवियर। तकलीफ तकलीफ देते देते वो मुझे मार देगा। वो किसी की हैप्पीनेस को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वो धीरे धीरे मुझे ख़त्म कर देगा, और साथ में आपको भी। तकबीर वहीं के हाथों को पकड़ना बोला, कोई कोई कुछ नहीं करेगा, आई प्रॉमिस। जो भी तुम्हें तकलीफ दे रहा है मैं सबको सजा दूंगी, अपने हाथों से सजा दूंगी। जब वो बात बोल रहा था उसकी आंखों में आंखें एकदम जल रहा था, जैसे कि वो उस इंसान को भस्म कर देगा। मैंने तो बोला, नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़, अब कुछ भी मत करना। मैं थोड़ा सा शांति चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सुकून दीजिए। तकबीर एकदम धीरे से वहीं की हाथों को पकड़ना बोला, तुम ही तो मुझे बर्बादी के सामने लेके खड़ा कर रहे हो वहीं दिन ब दिन। मैं अपनी आंखों से अपनी बर्बादी को देख पा रही हूँ। वहीं चौंक गया और तकबीर की तरफ देखा, बोला, ये आप क्या बोल रहे ज़ेवियर? यार छुपा के करो तो ही सुंदर लगता है, मुझे पता है, बट मैं तो वो नहीं कर पा रही हूँ। मैं दिन ब दिन तुम्हारी मोह माया में गहरी तरीके से डूबते जा रही हूँ। मैं अपनी बर्बादी को देख पा रही हूँ तुम्हारी आंखों में। मैं क्या करूँ? वहीं कोई जवाब नहीं दे पाई। वो एकदम शांत था। तकबीर जो वहीं को फोर्स नहीं किया, वहीं के ऊपर उसकी सारी इख्तियार होने के बाद भी उसने कुछ नहीं किया। एक लंबा सा बीत लिया, खड़ा हुआ एंड रूम से चला गया। वहीं बस फ्लोर की तरफ देख रहा था। तकबीर कुछ टाइम बाद आई, उसके हाथों में कुछ फाइल्स मेडिसिन वगैरह था, वहीं के सामने आया, वहाँ पे रखा। वहीं जो क्वेश्चनिंग भरी निगाहों से उस फाइल, उस मेडिसिन, उन सब की तरफ देखा। तकबीर ने बोला, ये सब देखो, सब जवाब तुम्हें मिल जाएगा। पर मैं तो ये सब नहीं समझती हूँ, एकदम बच्चों जैसे बोला। तकबीर हंसा। के बाद तकबीर ने जो बोला वहीं शॉक्ड सुन पड़ गई। मेरी हार्ट में प्रॉब्लम हुई, हार्ट फेलियर। वहीं एकदम घबरा गया। वो उसका सब कुछ सुन पड़ गई। वो उस फाइल की तरफ एक बार तकबीर की तरफ देखा। तकबीर जो बोला, हाँ मेरा हार्ट में प्रॉब्लम है, और ये जो मैं बीच बीच में गायब हो जाती हूँ, मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, मैं अपनी हार्ट के लिए मतलब डॉक्टर दिखा रही हूँ। उन लोगों ने सजेस्ट किया है कि बहुत जल्दी हार्ट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। वहीं उसके हाथ काँप रहा था। वो बोला, पर ये तो बहुत रिस्की है। तकबीर ने हंसा, सर को नोट किया, बोला, जानती हूँ, पर क्या करूँ, मेरे अंदर तो लालच भर गया है ना वहीं, तुम्हारे साथ रहने के लिए, तुम्हारे साथ जीने के लिए, तुम्हारे साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए। अब कितना भी रिक्स हो जाए वो मुझे पूरा करना है। एक जन्म तुम्हारे साथ पार जो करना है मुझे। मैं क्या आंखों में आंसू आ गई। मैं आपको क्या बोलूं? मैं आपको कुछ भी नहीं दे पा रही हूँ ज़ेवियर। और कितना करेंगे आप मेरे लिए? हाँ, क्यों करें आप मेरे लिए? मैं थकी हारी इंसान हूँ जो अपनी जिंदगी से, अपने आप से हार चुका है, इस दुनिया से हार चुका है। एक हारे हुए इंसान से आप क्या चाहते हैं? क्या प्यार चाहती हूँ? तुमसे प्यार चाहती हूँ, तुम मेरे साथ रहो। अगर मुझसे कभी प्यार भी नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही रह लेंगे, बट फिर भी मेरे साथ रहना। देखो मेरी तरफ रो मत। इसी कारण मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं, हिम्मत डालो भी। अब एक बार बस ऑपरेशन हो जाए, हम बहुत दूर चले जाएंगे, बहुत दूर, जैसे कोई हमें ढूंढ ना पाए, कोई तकलीफ तुम्हें छू भी ना पाए, कोई बुरी नज़र तुम्हें देख ना पाए। हम बहुत दूर चले जाएंगे। फिर देखना, बोला, इतना बुरा कंडीशन कैसे हो गई ज़ेवियर? बचपन से ही प्रॉब्लम था, कुछ साल पहले एक ट्रोमा से, पर इतनी बड़ी बीमारी। तकबीर ने हसन बोला, क्या करूं, मेरे साथ कोई था नहीं इस टूटे हुए दिल को संभालने के लिए, उसे जोड़ने के लिए, थोड़ा सा प्यार करने के लिए कोई नहीं था ना, कोई संभालेगा नहीं था, इसीलिए ऐसा हो गई। कुछ टाइम तक एकदम सब कुछ सुन भरा हुआ था। वहीं जो हिचकियाँ ले रहा था, उसे बुरा लग रहा है। अच्छा, हर किसी की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों होता है? हम
हम हमारे सामने कोई इंसान को देखते हैं तो सोचते हैं यार वो कितना अच्छा है ना, उसके लाइफ में कोई तकलीफ नहीं है, कोई गम नहीं है, ऊपर वाले ने सिर्फ सारी तकलीफ हमें ही दे के रखा है। बट असलियत तब पता चलता है जब कोई इंसान हमें बताता है कि हमारे अंदर भी उतनी ही तकलीफ है, उतनी ही दर्द है जितना तुम्हारे अंदर है। वही ये बात को आज बहुत गहरी तरीके से समझ पा रहा था। हंसते खेलते खिलखिलाते का मतलब ये नहीं होता है कि वो उस इंसान के अंदर तकलीफ ना हो। तकलीफ सबके अंदर होता है, कोई दिखाता है, कोई दिखाता नहीं है, बस उतना ही। तकबीर वहीं की तरफ देखकर बोला, तुम रो क्यों रहे हो विंग? विंग ने देखकर बोला, मैं मैं आपकी हस्बैंड होने के बाद भी आपकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं पूरा नहीं कर पाई। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हस्बैंड होने के अधिकार, कुछ मैं आपको नहीं दे पाई सेवियर। उल्टा मेरे कारण आपका जिंदगी भी नरक बन गया है। आप भी अब रिस्क में हैं। कोई बात नहीं हुई। चाहे तुम मुझे अधिकार ना दो, चाहे तुम मेरी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा ना करो, बस तुम मेरे साथ रहो। मैं जब थकी हारी आऊँ तो तुम बस एक छोटा सा स्माइल करो। मैं जब खाना खाने बैठूँ तो मेरे पास बैठो, मेरी तरफ देखो। वही मेरे लिए इनाफ होगा। वही उसी सलाह मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं बार बार बोलती हूँ, मुझे बस तुम्हारी सादगी चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं। मैं बहुत लालची हूँ, मैं बहुत लालच करती हूँ, बट उतना भी नहीं जितना तुम सोचते हो मुझे। तकबीर खड़ा हुआ वहीं की तरफ देखकर बोला, सोना नहीं है? हाँ सो जाओ। उसकी फॉरहेड पे हाथ रखा। वही ने देखकर बोला, नहीं नींद नहीं आएगा। तकबीर ने बोला, ओके फाइन, तो आज हम बात करते हैं, गप्पे मारेंगे। तुम बेलकनी में जाओ, मैं कॉफ़ी बना के लेके आती हूँ। वही ने बोला, मैं जाऊँ? तकबीर ने बोला, नहीं मैं जाऊँगी, समझ में आई ना? वो गुस्से में वहीं की तरफ देखा। वहीं चुप हो गया और सिर को नोट किया। तकबीर जब हॉस्पिटल गया था, रेहान को रखे गया था वहीं को देखने के लिए, जब भांजी आया था उस रूफ टॉप में, तो रेहान तकबीर को बता दिया था और तकबीर ने फादर को कॉल किया। और जब भांजी मेंशन गई और उसे सब कुछ पता चला कि ये सब नाटक है, वो अगेन विंग के पास गया था एंड विंग को उठा के वहाँ से लेके गया था। वो चीज़ रेहान ने देखा, बट अभी फ़िलहाल वो तक भांजी के सामने कुछ नहीं कर पाता था या फिर कर सकता था, इसीलिए वो फिर से तकबीर को इन्फॉर्म किया। तकबीर उस टाइम थेरेपी ले रहा था और रेहान विंग को फॉलो कर रहा था। भांजी जब पागल हो गया था, वो जब अपनी आपे में नहीं था और विंग के ऊपर छुरी से हमला किया, और जब उसे लगा कि वो बहुत बुरा कुछ कर देगा, वो पागलों जैसे बिहेव करने लगा, वो उस छुरी को वहाँ पे फेंका और वो वहाँ से चला गया। लाइक विंग को वहाँ पे रख के, और रेहान ही था विंग को उस जगह से रेस्क्यू किया था। विंग बालकनी के सामने खड़ा हुआ था, उस दूर आसमान में चांद को देख रहा था, उसके हाथ में कॉफ़ी था। तकबीर जो विंग की तरफ देखकर बोला, खुद को इस तरीके से निहारो मत, नज़र लग जाएगा। विंग तो तकबीर की तरफ देखकर बोला, हाँ। और जब तकबीर की बातें विंग को समझ आई, विंग ने थोड़ा सा स्माइल किया। वो और चांद, कहा वो और कहा दूर वो चांद। विंग पीछे मुड़ा, तकबीर की तरफ देखा, तकबीर की फेस की तरफ, फिर उसके बाद बोला, अच्छा आपके पास में ऐसा कौन सा ट्रॉमा था, मुझे वो जानना है। तकबीर की फेस एकदम से पेल पड़ गई। वहीं की तरफ देखा एंड उसे इग्नोर करते हुए बोला, फ्यूचर की बात करते हैं, पास में क्या हुआ वो सब बात करके क्या ही फ़ायदा। समझदार ने बोला है कि तुम्हारी पहले क्या हुआ वो सबको भूल जाओ और आगे क्या होगा उसके बारे में सोचो। पर मैं जानना चाहती हूँ, मैं सच जानना चाहती हूँ, इतना अधिकार तो मेरे पास है। अधिकार की बात सुनती तकबीर फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ गई। हाँ अधिकार है तो। वो इनकी तरफ देखा और उसके बाद वो दीवान में जाके बैठा। एक लंबा सा ब्रीथ लिया, बोला, कुछ साल पहले मेरा शादी तय हुआ था मेरे अंकल की बेटी के साथ। वही जो शौक नहीं था, वो तकबीर की तरफ देखा, उसे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रहा था। उसे बोला, उसके बाद क्या हुआ? 5 साल पहले की बात है विंग। तब मैं बहुत शांत किस्म का इंसान थी।
पापा चाहते थे मैं शादी करूं, बहुत फोर्स कर रहे थे। मैं मान गई मेरे कज़न के साथ। वो लोग लाइक उतना भी अच्छा फैमिली से नहीं थे, हमारे सामने तो कुछ नहीं था। फिर भी मेरे लिए पैसा, घर, ये सब मैटर नहीं करता। वो अच्छा था, मैं उसको जानती थी। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, एक अच्छा लाइफ शुरू करेंगे, एक फैमिली होगा। जहाँ पे मैं फैमिली की बनाने के बारे में सोच रही थी, धीरे धीरे टाइम बढ़ते गई, एंगेजमेंट हुआ एंड उसके बाद शादी की प्रिपरेशन। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। बट शादी के दिन वो बीमार हो गई। हम सब परेशान हो गए, क्या हुआ। उसे उसे इमरजेंसी हॉस्पिटल में लेके गई और वहाँ पे जब मुझे पता चला, मैं एकदम शॉक्ड। मैंने बोला क्या हुआ था। तकबीर विंग की तरफ देखने बोला तुम्हें बहुत जानना है। मैंने बोला अब बताइए ना क्या हुआ था। वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। डॉक्टर ने जो बोला उसे मैं बहुत शॉक थी। वो प्रेग्नेंट था, मैं शॉक्ड। उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे अंकल आंटी झूठ बोल रहा था। उसकी जो एक्स थे उसकी ही बेबी है और उसका एक्स उस बच्चे को मारना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो लोग मेरे कंधे पे वो बोझ डालना चाहता था। वो लोगों ने जाल बिछाई थी। पहली बार किसी ने मुझे धोखा दिया था, वो भी इतनी गंदे तरीके से। मैंने उसी दिन शादी को तोड़ दिया था। पर तब तक मैं पॉलिटिक्स के साथ जुड़ गई थी। जो लोग मुझे पहले देख के रिस्पेक्ट करते थे वो लोग मेरी पीठ पीछे हंसने लगे, मुझे लगे बातें करने लगा। मैं गुस्से में आ गई और धीरे धीरे मुझे डिप्रेशन सा होने लगा। सच में अब किसे इतनी बुरे किया, तुम क्यों रो रहे हो। मैं रो नहीं, मुझे बुरा लग रहा है। उसके बाद क्या हुआ। हाँ, उस बेबी का क्या हुआ। अब चाहते तो उस बेबी को रख सकते थे ना। वही जिस इंसान को मैं प्यार नहीं करती थी, जिसने मुझे झूठ बोला, उसकी बेबी को मैं क्यों रखूँ। अगर वो मुझे सच्चाई बताता, मैं सोचती एंड ऐसे भी जो भी हो छोड़ो। तो फिर उस लड़की का क्या हुआ। हाँ, क्या उसकी बेबी दुनिया में आई। क्या वो लड़का उसे एक्सेप्ट किया। नहीं आई उस बच्चा। वहीं देखा बोला क्यों, क्योंकि उसने सुसाइड किया था। वहीं जो देखा बोला हाँ। तभी ने बोला हर किसी को बुरे काम का सज़ा तो मिलना चाहिए ना। वहीं समटाइम गॉड देता है, कभी कभी इंसान को भी देना पड़ता है। उस डिप्रेशन के बाद मैं अंधेरे में डूब गई, बहुत अंधेरे में। और मैंने कुछ वो आगे नहीं बोला। मैंने बोला और उनकी मम्मी पापा वो लोग कोई नहीं है, कोई भी नहीं। मतलब उन लोगों ने भी सुसाइड कर लिया। तकबीर एक अजीब सी निगाह से वहीं की तरफ देखा एंड फेस पे उतनी ही अजीब से एक स्माइल था। बोला अरे नहीं, सुसाइड नहीं किया, बस अपनी सब चीज़ों को बेच के फॉरेन कंट्री चला गया। मैंने बोला अच्छा, मुझे लगा कि वो लोग भी मर गए। वो धीरे से बोला मर नहीं, मार दिया। वहीं जो बात सुना ही नहीं, क्योंकि वो बहुत धीरे से बोला था। तकबीर वहीं की तरफ देखा बोला बहुत रात हो गया है, तुम्हें सोना नहीं है। वहीं ने देखा बोला सोना है। तभी तकबीर ने बोला ओके चलो रूम में चलते हैं, सो जाओ, तुम ऐसे भी बहुत टायर्ड हो। वहीं ने देखा बोला अब मुझसे ज़्यादा प्लीज़ आपकी ख्याल रखना, ध्यान रखना। स्टॉप। लड़ा रुक गई और पीछे मुड़ के देखा उसकी फादर जेम्स जो बैठा हुआ था। उसकी तरफ देखा बोला कहाँ जा रहे हो तुम। वो देखा बोला दैट क्लब, तुम क्लब जा रहे हो, वो भी इस कपड़े में, और तुम ये सब मुझे बता रहे हो। हाँ, और तुम किस लिए जा रहे हो, क्या मुझे नहीं पता। लाड़ा एक बार अपनी कपड़े की तरफ देखा। हाँ ये शॉर्ट है बट बहुत ब्यूटीफुल है। उसने देखा बोला ओ कम ऑन डैड, क्या हो गया है, तुम किस लिए क्लब जा रहे हो, वो मुझे ऑलरेडी पता है। हाँ तो क्या, इतनी बार मैंने तुम्हें समझाई और तुम मेरी बात सुन नहीं रहे हो। डैड अब मुझे रोक नहीं सकते, मैं आगे जाऊँगा, मैं उसके पास जाऊँगी बिकॉज मुझे वो चाहिए। वो एक क्रिमिनल है और मैं क्रिमिनल की बेटी। जेम्स जो गुस्से में लड़के की तरफ देखा। लड़के ने बोला दैट उसकी कॉन्फिडेंस, उसकी एटीट्यूड एंड ही इज़ एन अ बैड बॉय जस्ट लाइक यू, एंड यही रीज़न है मुझे उसकी तरफ खींचता है। मैं उसको पसंद करती हूँ और आप मुझे रोक नहीं सकते। लारा वहाँ से चला गया अपनी फादर को इग्नोर करते हुए।
लाड़ा वहाँ से जाते ही जेम्स ने किसी को कॉल किया एंड उसके साथ बात करने लगा। एक्चुअली जेम्स के साथ भांजी का पहले रिश्ता अच्छा ही था, वो दोनों एक साथ मिलकर काम करते थे, बट ज़्यादातर क्या होता था उन लोगों की आपस में कुछ ना कुछ छोटी बड़ी चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट हो ही जाता था। स्पेशली भांजी, वो किसी और की बात सुनेगा, किसी और की बात मानेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो एक दो चीज़ों में प्रॉब्लम होते होते ये चीज़ इतनी गहरी हो गई कि दोनों गैंग अलग हो गए। वांग जी अपने तरीके से राज करने लगा और जेम्स अलग से। 5 साल पहले की एक छोटा सा फ्लैशबैक, एक बेसमेंट के अंदर, हाँ, अंधेरे से छा गया है। उस बेसमेंट के अंदर एक ओमेगा की लाश पड़ा हुआ था। उसकी बॉडी में कोई कपड़ा नहीं था, इवन मास्क भी अब जगह जगह से नहीं था। एंड उसके पास एक अजीब से इंसान बैठा हुआ था और सबसे शॉकिंग बात यही है, वो इंसान उस लाश की बॉडी से मांस को निकाल के खा रहा था, वो भी कच्चा सा। अच्छा बॉस, आपके लिए प्यार का मतलब क्या है? वांगजा ऑलरेडी एक बोतल को फिनिश कर चुका है, अब दूसरा बोतल जो वो खलास करने वाला है। मेरे लिए प्यार का मतलब वही है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। मोशनों का मुंह एकदम छोटा सा हो गया। हाँ, वो वांगजी की तरफ देखा। क्या सच में प्यार नहीं है? देन वो जो फील करता है वो क्या है? वो तुरंत वांगजी की तरफ देखा, बोलने में हेजिटेट फील कर रहा था, फिर भी पूछा, और माया मोह? वांगजी कुछ टाइम चुप रहा, फिर उसके बाद बोला, माया मोह ये दोनों ही चीज़ बर्बादी की निशानी है, जो तुम्हें बर्बादी के रास्ते पे लेके जाए और तुम्हें बर्बाद करके छोड़ दे। शनु के दिल धक करके उठा। वो बोला, तो इसका मतलब प्यार करना पाप होता है? प्यार करना पाप नहीं होता है। प्यार में अपने आप को ज़्यादा वैल्यू ना देके दूसरे पर्सन को खास बनाना पाप होता है। दुनिया के रूल से पहले अपने आप को प्यार करो, फिर दूसरे को। भांजी अपने आप ही में नहीं है, हाँ, वह ज़्यादा नशा कर लिया है, हद से ज़्यादा। इसी कारण वो ये सब बोल रहे। नहीं तो वो अगर अपनी होश में रहता और ये सारी चीज़ें, ये सारे क्वेश्चन अगर उससे किया जाता तो अब तक वो मोशनों को अगेन और एक शूट कर देता। मोशनों तो भांजी की तरफ देखा, वो बार बार अपनी सलाइवा को निकल रहा था एंड बोला, तो बॉस क्या वन साइडेड लव अच्छा है? मतलब कोई होप नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मतलब तकलीफ भी नहीं। भांजी अजीब तरीके से हंसा, अपने आप की तरफ एक बार देखा और मोशनों की तरफ। एक तरफा प्यार कुछ नहीं होता है। प्यार होता है, तुम अगर किसी को प्यार करते हो तो एक सेकंड के लिए भी हो वो इंसान भी तुम्हारी प्यार में पड़ेगा, और अगर नहीं पड़ी तो वो सिर्फ तुम्हारी फीलिंग है और कुछ नहीं। क्या लान भांजी कभी किसी के प्यार में पड़ा है? हाँ भांजी, जो हसन बोला, लान भांजी यानी कि मैं, चांद और सूरज एक साथ हो सकता है क्या? हाँ, दो दुनिया हो सकता है क्या? तो फिर लान भांजी में किसी के प्यार में नहीं पड़ सकता। फिर भी एक बार आपके मन को क्वेश्चन करके देख लीजिए ना। भांजी इस बार अच्छे से बैठा और अपनी गंभीर लुक में ही मोशनों की तरफ देखा, बोला, पहले तो नशा मैं बस कर सकती हूँ, बट मैं ड्रंक नहीं होती हूँ, समझ में आई? हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा चढ़ा है, बट अभी भी अपनी होश और आवाज़ में हूँ। इसीलिए क्वेश्चन करना है, सोच समझ के क्वेश्चन करो, किसके सामने बात कर रहे हो और क्या बात कर रहे हो। शनु अपनी सलाइफा को निकला एंड तुरंत नसर को हटा दिया। अब ये प्यार मोहब्बत दूर हटाए और अपनी असली जोन पे आ गया है। बोला, बॉस ये लेके 3 कैसीनो में ब्लास्ट हुआ है, अब अभी भी चुप क्यों है? मैं उस दिन ही बोला था उस कोबरे ग्रुप को हम बर्बाद कर देते हैं। वो लोग हमारे सामने ही खड़ा था, बस एक शूट और सब कुछ खत्म। भांजी जिसका बॉडी की टेम्परेचर बढ़ रहा था, वो अपनी बॉडी से जैकेट को खोला। वो थोड़ा इरिटेटेड था, वो देखा और ऐसे में एक स्माइल के बोला, ऐसे नहीं होता है, युद्ध करो तो अपने बड़े लोगों के साथ, हाँ, नेक टू नेक, इसे तो हराने में मज़ा आएगा ना। उस दिन वो मेरे पैरों के नीचे था, बट मैं चाहती हूँ वो मेरे समान आए और तब फाइट करे, तब आएगा ना मज़ा।
बॉस, वो लोग आजकल बहुत ज़्यादा ही कर रहा है, बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। उन्हें दो, उनके पीछे तो कोई और हाथ है, इसी कारण उन पर आ रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोबरा ग्रुप को उन्हें दो, मैं भी देखना चाहती हूँ कितना उड़ सके और मेरे बनाई हुई साम्राज्य को वो लोग कितना तोड़ सके। मोशनों को पहले तो समझ नहीं आई कि वांगी ड्रंक है, इसके कारण वो कुछ बातें अपने अंदर रख रहा है, कुछ बात वो उगल रहा है। पर जितना भी उसे समझ आई, उसे बोला बॉस, पर वो इंसान कौन होगा, कौन है जो हमें बर्बाद करना चाहता है, मतलब हमारे साम्राज्य को बर्बाद करना चाहता है। वांगी उस काउच पे अच्छे से बैठा, टेबल के ऊपर अपनी दोनों पैरों को उठाए, बोला एक बर्बाद हुए इंसान को वो लोग बर्बाद करना चाहता है। उन्हें पता ही नहीं ये लान वांगी बर्बादी के लास्ट स्टेज पे खड़े होके भी अपने आप को ठीक वही जगह पे लाके खड़ा कर सकता है। अब बहुत सारी बातें समझ पाई। वो हंसने लगा और वांगी वो तो और भी जोर जोर से, जैसे कि अभी उसने कुछ जोक मारा है, बहुत बहुत फनी सा। बॉस, उस ओमेगा को ऐसे बीच सड़क में मतलब अब छोड़ा है, क्या ये सही हुआ? मतलब वो यहाँ की कुछ जानता भी नहीं, किसी को पहचानता भी नहीं, इवन यहाँ की भाषा भी उसे नहीं पता। वांगी उसका फेस एकदम सख्त पड़ गई। वो उसी टोन में बोला, तुम्हें क्या लगता है वो ओमेगा अभी भी बीच सड़क में पड़ा हुआ है? तुम गलत हो। उसकी आसपास कितनी आँखें हैं जो उसको ऊपर टिकी हुई है, तुम्हें पता भी नहीं है। वो अभी भी वहाँ पे नहीं पड़ा हुआ है। देखो, मैं जस्ट वहाँ से गई होंगी और उसे बचाने बहुत सारे लोग आ गए होंगे। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि बीच सड़क में मैं उसको रख आऊँ। मैं लान वांगी अपनी शिकारी को छोड़ सकती हूँ पर जाने नहीं दे सकती। मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ, समझ में आई? बॉस क्या और एक बात बोलो? वांगी ने बोला बोलो क्या? उसे बोला वो फादर ने मुझे बोला है कि आपके ऊपर नज़र रखने के लिए। वांगी फिर से हंसा। वो इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, उसकी हंसी के कारण उसका पूरा बॉडी भी हिल रहा है। मतलब वांगी क्यों इतना हंस रहा है उसे नहीं पता। शायद सच में आज वांगी बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया है। वांगी अपनी दांतों को खींचते हुए बोला, फादर कुछ ज़्यादा ही टेंशन कर रहे उस ओमेगा को लेके। कौन है वो ओमेगा? मैं लान वांगी, वो लान वांगी। ना मेरा हंसी सुंदर है और ना मेरी बातें। और वो ओमेगा वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं। बात बात पे रो देता है, एक कमज़ोर ओमेगा। मैं लान वांगी को कभी पसंद नहीं आ सकती। मोशन ने जस्ट ऐसे देखा लाइक सीरियसली, बट वो कुछ बोलता तभी किसी ने बोला, सो आई एम परफेक्ट फॉर यू बेबी। दोनों ही एक मेली वॉइस सुन के, लाइक ओमेगा वाली वॉइस सुन के सामने की तरफ देखा। दोनों ही शॉक, क्योंकि ये वांगी की प्राइवेट लाउंज है, यहाँ पे कोई ऐसे आ जाए ऐसा नहीं हो सकता। दोनों ही सामने देखे तो लारा अंदर आ रहा था। लारे को देख के वांगी ने अपने हाथ को मुट्ठी कर लिया था। मोशन अब सलाइवा को निकला, भाई दुनिया में नमूने की कमी है क्या? एक के बाद एक पता नहीं कहाँ से आ जाता है। बट हाँ, बोलना पड़ेगा ये लारा है तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और ब्यूटीफुल। लारा ठीक जाके रुका वांगी के सामने। हाँ, वो वांगी की तरफ देखा। वांगी उसकी तरफ देखा और बोला, आई एम टेकन। लारा जो हंसा, हाँ हंसा और वांगी की तरफ देखा, अपने लिप्स में बाइट किया। वांगी को देख के उसे अजीब सा फील होता है। हाँ, एक अजीब सा स्माइल। ओके, कौन है वो जो भी है, तुम उसके लेवल में नहीं हो, उससे बहुत नीचे। लारा को अपमान सा फील हुआ बट वो इग्नोर किया। हाँ, वो स्माइल किया और थोड़ा सा आगे गया। वो एकदम छोटा सा ड्रेस पहना हुआ था, जैसे कि यहाँ पे वो आया ही है वांगी को इम्प्रेस करने के लिए। बट वांगी एक बार भी उसकी तरफ देखा नहीं। हाँ, एक बार आके उठा के भी उसकी तरफ देखा नहीं। और इसी कारण लारा को गुस्सा आ रहा था। हाँ, बहुत ज़्यादा। उसे पता था वांगी को पाना इतना आसान नहीं होगा, बट अभी उसे समझ आ रहा है ये इंसान बहुत टेढ़ा इंसान है। बट लारा इस इंसान को आके रहेगा किसी भी हालत में। ओ वैसे तुम इतनी भी कोई शरीफ इंसान नहीं हो, अल्फा हो, कितना कंट्रोल करोगे? ऊपर से ये बोल के वो वांगी के पास जो कुर्सी है वहाँ पे बैठा और अपनी पैरों के ऊपर हाथ रखा
और थोड़ा सा ऊपर नीचे किया, जैसे कि वो वांग जी को कुछ दिखाना चाहता है, कुछ इशारा करवाना चाहता है, वांग जी को सेड्यूस करना चाहता है। चाहता तो यही सब है। तुम्हारे आकर सामने इतना हॉट और सेक्सी, ये करके वो अजीब सा साउंड निकालने लगा, या फिर वो क्या करे उसे खुद भी शायद नहीं पता। ऐसे इंसान अगर बैठे रहे जो तुम्हें सीड्यूस करना चाहे तो फिर क्या करोगे? अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे? तुम जैसे अल्फाओं के लिए वो इम्पॉसिबल है, तुम लोग कर ही नहीं सकते। ट्राई मी। लूसी पहले समझा नहीं, और जब उसे समझ आई उसके फेस पे स्माइल आ गई, जैसे कि वो आसमान की चांद उसे मिल गई। यही मौका तो उसे चाहिए था। हाँ, एक मौका। हाँ, आज वो वांग जी को सीड्यूस करके छोड़ेगा। वांग जी आज उसके करीब आएगा। हाँ, उसे आना ही पड़ेगा। वो खड़ा हुआ, एक बार मोशनू की तरफ देखा, उसे चैलेंज वाला एक लुक दिया और आग मारा, और उसके बाद मॉडल की तरह वांग जी के पास जाके बैठ गया। हाँ, उसे इतना ज़्यादा खुशी फील हो रहा था, उसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। साउंड बॉक्स बज रहा था जहाँ पे एक अच्छा सा सॉन्ग भी आ रहा था। वांग जी अच्छे से बैठा हुआ है, आराम से, फेस पे एक स्माइल जिसमें हजारों रहस्य है। हाँ, जो कोई भी देख के कभी भी समझ नहीं सकता। लारा जो कि झुका और एक अल्फा की सबसे कमज़ोरी की जगह पे टच किया। हाँ, और भी झुकाई। अब उन दोनों की परफ्यूम जो बहुत ज़्यादा डार्क सा है, एक दूसरे के साथ लाइक ऐसा लग रहा है कि फाइट कर रहा है। वो जब झुका ना, उसकी ऊपर की जो ब्रेस्ट साइड है वो विजिबल हो रहा था, बट वांग जी एक बार के लिए भी उसकी तरफ नहीं देखा। उसे अपने ऊपर हद से ज़्यादा जो कॉन्फिडेंस है। हाँ, लारा जो स्माइल कर रहा था, वो वांग जी की शर्ट की जो बटन है ना, वहाँ पे हाथ रखा एंड उसे ओपन किया। वांग जी ने रोका नहीं, बिल्कुल भी नहीं रोका, उसे कर नहीं दिया। हाँ, और उसके हाथों में जो ड्रिंक की बोतल था ना, उसे उठाई और पीने लगा। लारा जो शॉक्ड हो गई, वो एक ओमेगा होके कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, बट ये इंसान को कुछ फील क्यों नहीं हो रहा है? दूसरी तरफ हमारी वांग जी जो शांत दिमाग के इंसान है। हाँ, बट मोशन ये सिनारी देख के अपने दिमाग को शांत नहीं कर पा रहा था। उसका बॉडी से पसीना पसीना हो रहा था, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वांग जी की ऑलरेडी बहुत सारी बटन्स वो खोल दिया था। अब वांग जी की वो मिल्की स्पेस जो विजिबल हो रहा था, ये देख के जो लारा है वो आंखें नहीं हटा पा रहा था। वो बार बार अपनी सलाइवा को निगलते जा रहा था। वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया था, उसका बॉडी शेक कर रहा था। वो वांग जी को और भी अट्रैक्ट करना चाहता है। हाँ, इसीलिए वो उसका जो ड्रेस है उसकी नेक को और भी नीचे किया। हाँ, और भी नीचे किया, बट वांग जी जिसके निगाहें था एकदम शांत सा, जैसे उसे कोई भी चीज़ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। बट लारा वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो तुरंत वांग जी के नेक के पास लीन हुआ, उसकी नेक के में अपनी लिप्स को रखा। अब मोशनू का दिमाग खराब हो गया है, उसका हाथ पैर कांपने लगा। वो तुरंत फ़ोन को उठाई एंड किसी के नाम बुला के वो वहाँ से जल्दी से भाग गया। लारा कुछ और पाना चाहता है, वो ठीक वांग जी के लिप्स के पास जाने लगा और वांग जी उसे इतनी जोर से पुश किया, वो एकदम जाके फ्लोर पे गिरा। वो आग करके उठा एंड गुस्से में वांग जी की तरफ देखा। वांग जी खड़ा हुआ एंड बोला, सुन मेरी बात, यू चीप ओमेगा, जैसे ओमेगा है मेरे स्लेब बनने के भी काबिल नहीं है। बदचलन ओमेगा, तो जैसे बदचलन ओमेगा मेरी आंखों में जहर जैसे है, समझ में आई? तो जैसी ओमेगा को और तेरी जगह वहाँ पे है मेरी पैर के नीचे, और तू अभी अपनी असली जगह पे है। तुझे एक मौका दिया था पर तूने कुछ नहीं कर पाई, और ना तू जिंदगी में कभी कर सकता है। लारा कुछ बोलता तभी उस लाउंज की दरवाज़ा खोला, तब भी तूफानों की तरह ही वांग जी शर्ट की कॉलर को पकड़ा और उसकी फेस पे एकदम से लगातार 4-5 पंच किया। वांग जी की लिप्स कट गई, वहाँ से ब्लड निकलने लगा, बट वांग जी कुछ नहीं बोला, उसे कुछ भी नहीं। तकबीर पागल हो गया है, वो एक जानवर बन गया था। वो बोला वांग जी को मतलब एक गाली दिया बहुत गंदा सा, एंड उसके बाद वो बोला, तेरी हिम्मत कैसे हो गई तू मेरे स्नो वाइट को तकलीफ दे। वांग जी इतनी सारी मार खाई, उसके बाद भी उसके फेस पे
स्माइल है। उसने देखा एंड हंस के टोन में बोला, तेरा हुआ कब? हाँ। वो फिर से वांग जी के फेस पे और एक पंच किया एंड चिल्ला के बोला, वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। हाँ हो सकता है, बट तेरे सपनों में। अब तकबीर का दिमाग और भी खराब हो गई। वो वांग जी की कॉलर को पकड़ा एंड उसे एकदम खींच के उसके एकदम सामने किया। बट शॉकिंग बात यह है, वांग जी अभी भी हंस रहा है। फादर को क्या प्रॉमिस किया था सब भूल गए। हाँ सब भूल गए कमीने। लारा जो सबसे ज़्यादा शॉक्ड, वांग जी जैसे एक इंसान, एक साइको मार खा रहा है, वो भी इस इंसान से। ये इंसान है कौन और यहाँ पे क्या चल रहा है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो शॉकिंगली बैठा हुआ है। तभी तकबीर बोल उठा, अगर तेरे बाप ने तुझे जन्म दिया है ना तो मेरे सामने उसको छू के दिखाना। अब लिमिट क्रॉस कर दिया तकबीर ने। वांग जी अपनी वही जानवर हैवान माइंड में चला आया है। वो तुरंत उसकी तरफ देखा और एक कंधा सा गाली दिया एंड बोला, गेट द फक आउट ऑफ हियर। तेरी इस जुबान से अगर मेरी फादर के नाम पे कोई वर्ड निकली, मैं तुझे बताऊंगी, कसम खुदा की। तेरी बाप की सेटिंग मैं अपने हाथों से सजाऊंगी। तकबीर हंसा एक अजीब सा सी एंड बोला, हाँ कमीने, तू वही कर सकता है, उसके अलावा तू और कुछ कर ही नहीं सकता। खुद को बाप को तो बचा नहीं पाई, साला कमीना। वांग जी अपने हाथों को मुट्ठी कर लिया था। वो भी इंसान है, हाँ हैवान तो है, बट फिलहाल वो अपने आपे को नहीं खोएगा। अगर आपे को खो दिया तो बड़े चाल कैसे चलेगा। आज इस इंसान को मिलने दे, जितना उड़ सके उड़े। आज का दिन इसका और कल मेरी। आज अपनी दांतों को खींच के रखा था। तभी ने बोला, तू तो है ही कमीना, तुझे और क्या ही बोलूँ। हाँ तुझे कुछ नहीं बोलना। मैं अपने प्यार को जीतूंगी, मैं अपनी स्नो वाइट को जीतूंगी प्यार से। एक तो प्यार से, दूसरा अपने लिए, और तीसरा तुझे हराने के लिए। ये बोल के वांग जी की कॉलर को एकदम छोड़ा एंड पीछे मुड़ा जाने के लिए। तभी वांग जी अपनी रफ वॉइस में बोला, साले मेरी खाई हुई मेरी चीज़ों के ऊपर नज़र दे रहा है। हाँ मेरी चीज़ है जिसे मैंने छुआ, मैंने टेस्ट किया। तकबीर जो दौड़ के वांग जी के पास आई उसे फिर से मारने के लिए, बट इस बार लारा सामने आके खड़ा हुआ और तकबीर की बॉडी पे बहुत जोर से धक्का मारा एंड बोला, हाउ डेयर यू मदरफकर। तकबीर जो लारा के हाथों को एकदम से मोड़ के पीछे किया एंड उसे एकदम धक्का मार के नीचे फेंका एंड बोला, अगर मैं ओमेगा की बॉडी पे हाथ नहीं उठाती और नहीं मैं उसको कुछ बोलती हूँ, बट तुझ जैसी ओमेगाओं को कभी कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। वांग जी जो कि धीरे से लारा के पास गई और सबसे शॉकिंग बात, वह हाथ आगे बढ़ाई लारा को उठाने के लिए। लारा शॉक था बट वो तुरंत हाथ दे दिया और वांग जी उसे खींच के उठाई और तकबीर के पास लेके जाके खड़ा किया और उसके आंखों की तरफ देखा एंड बोला, शिकार और जहर। तकबीर वांग जी की बातों की टोन समझा। वो फिर से दौड़ के आई उसके ऊपर हमला करने के लिए। इस बार विंग तुरंत उन दोनों के सामने आके एकदम खड़ा हो गई, हाथों को एकदम दोनों साइड कर दिया जैसे दीवार बन गया है। वो तुरंत तकबीर की तरफ देखा। तकबीर वो शॉक विंग के यहाँ पे देख के तकबीर जो उसको आंखों से इशारा किया, नहीं प्लीज़। और उसके बाद वो वांग जी की तरफ मुड़ा और चिल्ला के बोला, खबरदार अगर मेरे हस्बैंड को लेके कुछ भी गलत बोला। तकबीर जिसका दिल धक करके उठा और लारा जो अपने सिर को थोड़ा सा 60 एंगल टर्न किया और ऊपर से नीचे तक विंग को देखा। ये है कौन? बट वांग जी जिसका नज़र कोई भी चीज़ में नहीं था, कुछ भी नहीं, उसका नज़र था वांग जी के लाइक विंग की हाथों की तरफ। हाँ उसका साइको दिमाग जो फिर से दौड़ने लगा। वो इशारा किया, बोला, तेरी हाथों में बैंडेज किसने किया है? सारा शॉक्ड वो वांग जी की तरफ देखा, इस इंसान को हुआ क्या है, ये बात किस तरीके से कराई। बट वांग जी वो तुरंत उनके हाथों को पकड़ा और उनकी तरफ देखा और तकबीर तुरंत वांग जी के शोल्डर पे एकदम धक्का मारा, वांग जी को दूर हटाई और उसकी तरफ घूर के देखा, बोला, मेरी हस्बैंड को टच भी मत करना, बोल रही हूँ, बहुत वार्न कर रही हूँ। अब वांग जी के फेस पे स्माइल आ गई। वो इनकी तरफ देखा, बोला, बेबी अपने सो कॉल्ड हस्बैंड को बताया ही नहीं, हाँ हमारी उस रात के बारे में। डिड आई सेटिस्फाई यू? विंग जो शॉक उसके हाथ पर काँप रहा था बट उसका दिमाग और भी खराब हो गई। वो
वो एक ऐसे काम किया जिसके बाद वही खुद ही डर गया। वो तुरंत वांग जी की गालों पे बहुत जोर से चाटा मारा। अब उसके आंखों से आंसू आ रहा था। वो चिल्ला के बोला, आप जैसे जानवर किसी की नफरत के भी काबिल नहीं है। सिचुएशन बिगड़ रहा है तभी समझती वहीं की हाथों को पकड़ा और वहीं को खींचती हुई उस क्लब से बाहर लेके जा रहा था। और वांग जी उसका हाथ अभी भी गालों में ही था। वो गुस्से भरी निगाहों से वहीं उसके हाथों की तरफ देख रहा था जहाँ पे तकबीर ने टच किया था। हाँ, उसका दिमाग फट रहा है। और दूसरी तरफ लारा जो इतनी टाइम बाद जाके सिचुएशन को समझा, उसके फेस पे एक अजीब सी स्माइल आ गई और वो मन में बोला, उफ, ट्रायंगल। अब इसमें ट्रायंगल भी ऐड हो गई, अब मज़ा आएगा। आप लोग काफ़ी टाइम से मुझे बोल रहे थे लॉन्ग स्टोरी, और मुझे लगा कि 3 दिन जो मैंने गैप लिया उसके बाद एक लॉन्ग स्टोरी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना ही चाहिए। सो इसीलिए आज मैं ये वाली लॉन्ग स्टोरी आप सबके साथ शेयर किया। एंड आई नो स्टोरी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि कब क्या हो रहा है, कौन सा सीन ऐड हो रहा है, आप लोगों को समझ नहीं हो रहा होगा, और स्पेशली वांग जी की बिहेवियर। बट कोई बात नहीं, और कुछ बात है, अब सुनिए। उसके बाद होप्स आपको समझ में आना स्टार्ट करेगा। और एक बार अगर आपको स्टोरी लाइन समझ में आना स्टार्ट करना तो आप लोगों को उसके बाद स्टोरी बहुत अच्छा लगने वाला है। और ये वाली पार्ट आप लोगों को कैसा लगा है, आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करना और प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, ठीक है।